सभी भैया बहनों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। मैं अगमदीप वर्मा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आज आपको फिजिकल एजुकेशन में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है चोट एवं प्राथमिक उपचार, ये पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक उपचार, यानी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट एड। चिकित्सक के आने से पहले किसी चोटग्रस्त व्यक्ति को स्थानीय साधनों द्वारा जो सहायता दी जाती है उसे हम प्राथमिक सहायता या प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड कहते हैं। प्राथमिक सहायता के सिद्धांत: रोगी को तुरंत सहायता प्रदान करनी चाहिए। सहायता प्रदान करने वाले व्यक्ति को तुरंत गले का निरीक्षण, श्वास क्रिया यदि ठीक न चल रही हो तो कृत्रिम श्वास देना चाहिए एवं रक्त प्रवाह हेतु घायल की नब्ज का निरीक्षण भी करना चाहिए। बहते हुए रक्त को रोकना चाहिए। देखिए, बहते हुए रक्त को रोकना बहुत जरूरी होता है। आपके पास कुछ नहीं है, हल्दी लगा दीजिए। हल्दी भी नहीं है तो आप गीले कपड़े की पट्टी को बांध सकते हैं, जिससे बहुत हद तक ब्लड रुक जाता है। घायल को भीड़ से दूर रखना चाहिए जिससे उसे खुली हवा मिल सके। घायल को गर्म रखने के लिए कपड़े से लपेटना चाहिए। बेहोश व्यक्ति को कोई पेय पदार्थ नहीं देना चाहिए क्योंकि पेय पदार्थ श्वास नली में जाने से दम घुट सकता है। देखिए, बहुत बार मैंने देखा है कोई बेहोश है तो उसके मुंह में पानी डालने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसकी डेथ हो सकती है। अगर वो बेहोश है, उसके मुंह में हमने कोई लिक्विड डाल दिया तो वो उसकी श्वास नली में जा सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। तो इसलिए बेहोश व्यक्ति के मुंह में कभी पानी ना डालें। घायल को तुरंत डॉक्टरी सहायता देने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद बात करें इंजरी यानी चोटों की। देखिए, चोटें सामान्यतः दुर्घटना, असावधानी एवं शरीर की थकान के कारण होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 खेलों से संबंधित दुर्घटनाएं, नंबर 2 सामान्य दुर्घटनाएं। तो पहले हम बात करें खेलों से संबंधित दुर्घटनाओं की। इससे संबंधित दुर्घटनाएं लगभग 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 कोमल ऊतकों की चोटें, यानी जो हम कह सकते हैं मसल इंजरी, जो हमारी ऊपर स्किन पे इंजरी होती है। इस प्रकार की चोटें सामान्य रूप से शरीर की मांसपेशियों को प्रभावित करती हैं। इनमें प्रमुख रूप से मोच, खिंचाव, नील पड़ना, रगड़ जाना या छिल जाना एवं घाव होना आदि हैं। इन चोटों से ऊपरी त्वचा, लिगामेंट, कोशिकाएं आदि की क्षति होती है। ये चोटें सामान्य, मध्यम एवं गंभीर हो सकती हैं। इनमें गंभीर होने पर ही चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए। उपचार: इस प्रकार की चोटों के लिए निम्न उपचार करने चाहिए। नंबर 1 घायल व्यक्ति को आरामदायक स्थिति में लिटाना चाहिए। सबसे पहले जो घायल है उसे आप रिलैक्स पोजीशन में लिटा दीजिए। उसके बाद क्षतिग्रस्त अंग की सफाई करनी चाहिए। अगर वहां से ब्लीडिंग हो रही है, छिल गया है, कट गया है, तो सबसे पहले उसकी सेवलोन या डिटोल से अच्छे से उसकी सफाई करनी चाहिए। बर्फ से सिकाई करनी चाहिए। बर्फ से सिकाई कब करेंगे? जब उसको गुम चोट लगी हो, मोच लगी है, पैर मुड़ गया है, मांस फट गया है, कोई भी मसल इंजरी। हम अमूमन नॉर्मली हम क्या करते हैं कि अगर किसी के पैर में चोट है, पैर मुड़ गया या हाथ मुड़ गया, मांस में चोट है, तो हम उसको गर्म सिकाई कर देते हैं या मूव या वॉलिनी लगा देते हैं। ये बहुत गलत है। देखिए, मसल इंजरी में आपको सबसे पहले बर्फ से सिकाई करनी चाहिए। गर्मियों में आपको लगभग 72 घंटे, चोट लगने के 72 घंटे तक बर्फ से सिकाई करनी चाहिए। कम से कम 10 से 12 बार, यानी दिन में कम से कम 3 बार। और सर्दियों में 48 घंटे तक, यानी लगभग 6 बार। एक दिन में 3 बार होगी, 2 दिन में 6 बार हो गई। तो बर्फ से सिकाई करनी चाहिए। बर्फ से सिकाई करने के बाद, जब जैसे गर्मियां आए, आपने 72 घंटे 3 दिन बर्फ से सिकाई की, उसके बाद आपको उसकी गर्म पानी या गर्म चीज से सिकाई करनी चाहिए। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें, जब भी मसल इंजरी हो सबसे पहले उसकी आइसिंग होनी जरूरी है। यदि खून बह रहा हो तो उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। मैंने अभी बताया था, अगर खून बह रहा है तो उसको रोकने का हर संभव प्रयास करें। उसमें हल्दी भर दें, गीली पट्टी बांध दें, तो उससे खून रुक जाता है। इसके बाद बात करते हैं अस्थि भंग। इस प्रकार की चोटें प्राय जब शरीर के अंगों, विशेष रूप से हाथ और पैरों की अस्थियां किसी कारण से टूट जाती हैं, तो चोटों से क्षतिग्रस्त अंग काम करना बंद कर देता है। देखिए, हड्डी टूटना, अस्थि भंग होने को बोलते हैं हड्डी टूटना। जब हड्डी टूट जाती है तो वो अंग, हमारा जिस अंग की हड्डी टूटी है, वो काम करना बंद कर देता है। उपचार: घायल व्यक्ति को सबसे पहले आराम से लिटा देना चाहिए। क्षतिग्रस्त अंग को मुड़ने से रोकने के लिए अंग के चारों ओर लकड़ी अथवा अन्य कठोर पट्टियों को लगाकर अंग सीधा रखना चाहिए। घायल को तुरंत चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। इसके बाद विस्थापन: इस प्रकार की चोटें खेलों में प्राय कंधे, कूल्हे, घुटने एवं टखने में लग जाती हैं।
जिससे जोड़ वाले स्थान पर अस्थियां अपनी वास्तविक स्थिति से हट जाती हैं और वह अंग कार्य करना बंद कर देता है। देखिए जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है, जॉइंट अपने स्थान से हट जाता है, तो इसको हम विस्थापन होना कहते हैं। इसका उपचार, इस प्रकार की चोट के उपचार के लिए घायल व्यक्ति के इस अंग को हिलने डुलने से रोकना चाहिए। अंग को किसी सहारे द्वारा स्थिर रखकर तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं सामान्य दुर्घटनाओं की। सामान्य दुर्घटनाएं। नंबर 1, सांप का काटना। जहरीले सांपों के मुंह में जहर की थैलियां होती हैं। सांप के काटने पर जहर व्यक्ति के शरीर में फैल जाता है, जिससे लगभग 1 घंटा बाद नशा छाने लगता है। रक्त का दबाव कम हो जाता है, श्वसन क्रिया रुकने लगती है और व्यक्ति मर जाता है। प्राथमिक सहायता, कटे हुए भाग के ऊपर रस्सी बांध दें जिससे रक्त प्रवाह रुक जाए। देखिए कटा हुआ भाग, मान लीजिए यहां पे सांप ने काटा, तो उसके ऊपर यहां नहीं रस्सी बांधनी है, जो हिस्सा मेरी और बाकी बॉडी से मिल रहा है उस तरफ हमें रस्सी बांधनी। मान लो यहां सांप ने काटा तो हमें यहां बंद कस के बांध देना चाहिए, जिससे उसका जहर मेरी पूरी बॉडी में ना फैल जाए। ब्लेड या चाकू से कटे वाले स्थान पर कट लगाकर खून निकलने दें। मान लीजिए यहां पे सांप ने काटा है तो यहां पे कट, एक प्लस का निशान, गहरा प्लस का निशान बना दें और यहां बंद लगा दें, तो सारा ब्लड के साथ जहर बाहर निकल जाता है। किसी अनुभवी व्यक्ति द्वारा घाव से रक्त चूसकर बाहर निकाल देना चाहिए। देखिए ये अनुभवी व्यक्ति द्वारा ही हो। अगर कोई नौसिखिया सांप के काटे हुए स्थान पे अगर घाव से रक्त चूसकर मुंह से थूकेगा, जैसे मूवीज में, फिल्मों में दिखाते हैं, तो वो बहुत खतरनाक है। जिसको सांप ने काटा है वो बाद में मरेगा, पहले वो जो खून चूसने वाला है ना, पहले वो जाएगा। तो इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर किसी को सांप ने काटा है तो आप कभी भी ये कोशिश न करें कि मुंह से जहर चूस के थूकें। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की नीड होती है। पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से सफाई करनी चाहिए तथा घाव पर आयोडीन टिंचर लगाना चाहिए। रोगी को सोने ना दे और शीघ्र अस्पताल ले जाना चाहिए। देखिए रोगी को सोने ना दे किसी भी सूरत में, उसके ऊपर ठंडा पानी डालते रहें, उसके सिर पे ठंडा पानी डालते रहें। अगर वो सो गया तो शरीर में जहर बहुत तेजी से फैलेगा। कोशिश करें उसके शरीर को ठंडा रखें। ठंडा रखने से क्या होगा, शरीर का रक्त प्रवाह हमारा धीमा रहेगा। तो इसलिए रोगी को बिल्कुल भी सोने ना दे। इसके बाद डंक मारना। बिच्छू, मधुमक्खी या अन्य कीड़े का डंक लगने से जटिल समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसमें बहुत पीड़ा होती है, कई बार फफोले भी पड़ जाते हैं। प्राथमिक सहायता, घाव में यदि डंक रह गया हो तो सबसे पहले डंक निकाल दें। क्षतिग्रस्त स्थान पर कपड़े धोने वाला सोडा अथवा अमोनिया का घोल रगड़ दें। क्षतिग्रस्त स्थान पर कोई एंटीसेप्टिक दवाई लगाएं। इसके बाद बात करते हैं डूबना। व्यक्ति के पानी में डूबने से उसके फेफड़ों में पानी भर जाता है तथा उसकी श्वसन क्रिया रुक जाती है। डूबने से व्यक्ति अचेत हो जाता है तथा 5 मिनट के अंदर मर सकता है। प्राथमिक सहायता, कपड़े ढीले करना। सबसे पहले उसके कपड़े ढीले करें। घायल को उल्टा लिटाकर पेट से पानी निकालें। उसकी कमर को पुश करें उल्टा लिटाकर, तो उसके पेट से मुंह के माध्यम से पानी निकलेगा। कृत्रिम श्वास देना, जरूरत पड़ी तो उसको अपने मुंह से श्वास भी हम दे सकते हैं, और डॉक्टरी सहायता प्रदान करना। इसके बाद लास्ट आता है बेहोश होना। थकावट, भूख, मानसिक तनाव, दबाव, रक्त की कमी एवं गुस्से में बेहोशी आ जाती है। माथे पर पसीना आ जाता है, नब्ज तेज एवं कमजोर हो जाती हैं, श्वास धीमी हो जाती है, आंखें भी चौड़ी हो जाती हैं। यह अवस्था कुछ समय के लिए ही होती है। प्राथमिक सहायता, ठंडे पानी का प्रयोग। ठंडा पानी उसको पिलाना नहीं है, ठंडे पानी से उसके मुंह पे छींटे मारनी चाहिए। कृत्रिम श्वास या छाती को दबाना चाहिए। कृत्रिम श्वास दें या उसकी छाती, सबसे बेस्ट तरीका है उसकी छाती को प्रेशर डालें। उसकी छाती को प्रेस करते रहें बार बार, जैसे डॉक्टर करते हैं। कंटिन्यू उसको हम प्रेस करते रहेंगे तो वो जल्दी होश में आ जाता है। होश आने पर पेय पदार्थ देकर आराम कराना चाहिए। तो ये आज आपका चैप्टर था। मैंने आपको इस चैप्टर को पूरा समझाने की कोशिश की। इस वीडियो के साथ मैंने पीडीएफ भी ग्रुप में डाली है। मैं पीडीएफ के माध्यम से आपको थोड़ा थोड़ा काम भी भेजता रहूँगा। आपको इस चैप्टर से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे किसी भी टाइम कॉल या मैसेज करके आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए आप घर में सुरक्षित रहें और अच्छे से अपनी ऑनलाइन स्टडी करें। थैंक यू।